नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखने वाली खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ आनंद त्यागी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपके बेहतर और निःशुल्क सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर आपके सामने हम मौजूद हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर, यानी उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, इस चीज को लेकर आज बेहतर कानूनी जानकारी आपको देंगे। उसके अलावा अगर कोई और कानूनी समस्या भी आपके मन में है तो नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर फोन करके आप हम तक जुड़ सकते हैं। बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विशाल यादव हमारे साथ हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत विशाल आपका। जब हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये एक्ट कहाँ इनेबल होता है, कहाँ किन परिस्थितियों में जरूरत पड़ती है इस एक्ट की? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि कंपनीज या सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं अननेसेसरीली जो है कंज्यूमर को हैरेस कर रहे थे जी। तो क्योंकि सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स पहले से मौजूद थी, लेकिन उनमें क्योंकि बर्डन इतना ज़्यादा है और प्रोसीजर एक बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है इनेक्ट किया गया, जिसमें कि एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस बनेंगे। एक डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है कंज्यूमर की सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में, जिसमें ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति इन कंडीशंस पे अगर आता है, कोई व्यक्ति अगर गुड्स को खरीदता है, किसी की सर्विस को अवेल करता है, तो वो कंज्यूमर कहलाएगा जी। और अगर कोई व्यक्ति कमर्शियल पर्पसेस के लिए किसी भी गुड्स को खरीदता है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन के तहत कंज्यूमर नहीं कहलाएगा जी। पहली तो महत्वपूर्ण बात इसमें ये है जी। दूसरी चीज है कि जो ऑपोजिट पार्टी है ही मस्ट बी अ सर्विस प्रोवाइडर जी, और उसके खिलाफ इस एक्ट में हम तब जा सकते हैं जब उसके पार्ट पे कोई डिफिशियंसी ऑफ सर्विस हो या कोई डिफेक्ट हो जी। इस वक्त गुजरात से जिग्नेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। जिग्नेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, ऐसा है, अभी रिसेंट की बात है, 2 दिन पहले की। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होल्डर हूँ, सैलरी अकाउंट है मेरा जी। अब उसके अंदर और मेरा बेटा भी जो है उनका भी SBI में अकाउंट है, उसका आनंद में है, मेरा कैम्बे में है जी। अब मैं मेरे बेटे के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने के लिए गया 2 लाख रुपए। तो वहाँ के जो बैंक मैनेजर, वहाँ के जो बैंक का स्टाफ है, वो लोग बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए का डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं जी। अब डिपॉजिट तो नहीं कर रहे, बोलते कि पैन कार्ड किया। पैन कार्ड के लिए ऑलरेडी हम अप्लाई कर चुके थे जी। पैन कार्ड के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है बेटा। तब बोलते तो मैं कहाँ से लाऊं? मैंने बोला कि आधार कार्ड मेरे पास है जी। तो बोलता है कि नहीं, आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा बेटे का, आपका जो है उनका पैन कार्ड ही दिया, पैन नंबर ना हो तो कहाँ से पैदा करेंगे सर जी। वाजिब बात है जिग्नेश आपकी। क्या इनको सहायता विशाल हम लोग कर सकते हैं? आधार कार्ड है लेकिन पैन कार्ड नहीं है इनके पास। ये कानूनी प्रावधान है जी कि अगर 50,000 रुपए या उससे ऊपर की रकम हम जब भी बैंक में जमा करते हैं तो पैन कार्ड उसमें आवश्यक है। ये मैंडेटरी फॉर्म में है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। आधार कार्ड की एक अलग जगह है, लेकिन पैन कार्ड मैंडेटरी है जी। अब अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई करिए, लेकिन उसके लिए हम कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इस सिचुएशन के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ये एक मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको 50,000 से ऊपर की अगर रकम जमा करनी है तो उसमें पैन कार्ड देना होगा जी। उम्मीद मैं करता हूँ जिग्नेश, कंसेप्ट क्लियर आपका हुआ है कि कानूनी प्रक्रिया को लेकर पैन कार्ड के साथ ही आप इसमें पैसा जमा करा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो जुड़ने के लिए।
विशाल, जो हमने डेफिशिएंसी इन सर्विसेज की बात की, अगर कहीं भी किसी भी कंज्यूमर को, पहले मैं जानना चाहूंगा कंज्यूमर की जो परिभाषा है वो इस एक्ट के द्वारा क्या है, और साथ ही साथ कि अगर किसी कंज्यूमर को डेफिशिएंसी इन सर्विसेज लगती है किसी भी परिस्थिति में, तो वो क्या कर सकता है, प्रोसीजर पूरा क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो किसी भी सर्विस को लेता है, अवेल करता है, या किसी से कोई फोन खरीदता है। मान लीजिए मैं मोबाइल की दुकान पे गया और मैंने वहां पे मोबाइल फोन अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा, तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन में फॉल करता हूं एज अ कंज्यूमर। अगर मैं गया और मैंने वो मोबाइल खरीदा कमर्शियल या रीसेल पर्पज से, तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है मुझे एज अ कंज्यूमर ट्रीट नहीं करेगा। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए उसी मोबाइल में कोई खराबी आ जाती है और मैंने उस मोबाइल को दिया, उन्होंने वारंटी पीरियड में है या गारंटी पीरियड में है, और मैंने उस मोबाइल को जमा किया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई 15 दिन में आइए और मोबाइल ले जाइए। मैंने मोबाइल लिया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही, और उसके बाद जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरी बातों को या मुझे ठीक से डील नहीं किया और उस समस्या का समाधान नहीं किया, वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, उपभोक्ता फोरम जिसे हिंदी में बोलते हैं। और इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लोग हमारे पास भी आते हैं कि भाई हम सिविल कोर्ट को अप्रोच करें कि क्रिमिनल कोर्ट को अप्रोच करें। इस एक्ट के तहत एक स्पेशल व्यवस्था की गई है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए गए हैं, उसके ऊपर अपील के लिए स्टेट कमीशन बनाए गए हैं, और उसके ऊपर अपील के लिए नेशनल कमीशन बनाया गया है। तो इसमें एक ये भी कंफ्यूजन रहता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम से लोग कहते हैं कि भाई अपील हम हाई कोर्ट में डाल दें। हाई कोर्ट का रोल इस मैटर में नहीं होता है, इसमें हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट स्टेट कमीशन को रखा गया है, और उसके बाद नेशनल कमीशन है, और उसके बाद अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए जाती है। जी ठीक है। इस वक्त हरदोई से तह दशा हमारे दर्शक, तह दशा अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी सर, वो हमारा यहाँ पे ससुराल पक्ष में वो जो चल रहा था हमारा जी, मतलब उन्होंने दहेज के पीछे हमको प्रताड़ित किया था, दहेज के पीछे प्रताड़ित किया था उन्होंने हमको, और हमने जो है मारपीट के घर से निकाल दिया था जी। हमारा बेटा भी छीन लिया, तो हमारा बेटा छीन लिया, तो हमने जो है वहाँ यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट हरदोई में मुकदमा किया था जी। बेटा छीन लिया, बेटी हमें दे दी थी, मारपीट के मुकदमा किया था यहाँ पर हरदोई में। तो वहाँ उनकी माँ और बहन और हमारे हस्बैंड और हमारी जो शादीशुदा 2 नंदे थी वो हमको काफी प्रताड़ित करती। ठीक है, तो आप हमसे क्या चाहती हैं दशा? जी सर, तो यहाँ पर जो है उनके खिलाफ जो मुकदमा हुआ था उसका हाई कोर्ट से उन्होंने लखनऊ बेंच में स्टे ले लिया। जब स्टे हमने खारिज कराया, खारिज कराने के बाद जब स्टे खारिज हुआ तो उसमें उनके पक्ष में ये हुआ कि ये घरवाले जो है वो दोषी नहीं, मतलब घरवाले दोषी नहीं है इसमें दहेज में सर, जबकि वो माँ और बहनें सभी लोग हमको इस बात के लिए वो परेशान करती है। हमारे इसके लिए आपको काम करना होगा कि इस चीज के लिए अगर आप दोबारा मुकदमा दायर करना चाहती हैं, कुछ केस को आगे फॉरवर्ड करना चाहती हैं, तो अब तक की जो भी कानूनी प्रक्रिया रही है, जो भी कागजात आपके हुए हैं, और कोर्ट से जो आप कह रहे हैं कि ऑर्डर भी उन लोगों के फेवर में आ गया है, तो तमाम चीजों की कॉपी एक बार आपको हम तक पहुंचानी होगी। उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे उन कागजातों को देखने के बाद कि आपके आगे कोई सहायता कर पाए, आपको बता पाए कि आगे कानून आपकी सहायता कैसे कर सकता है। इसके लिए हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन पर व्हाट्सएप आप कर सकती हैं, हमारे ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, मेल कर सकती हैं, या फिर सीधा आप हमें डाक के द्वारा, कुरियर के द्वारा भेज सकती हैं। हमारा एड्रेस जो है ऑफिस का वो लगातार फ्लैश हो रहा है, किसी भी माध्यम से आप हम तक कागजात अपने भेज दीजिएगा, उसके बाद हमारी तरफ से पूरी सहायता आपके लिए जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। विशाल, मैं जानना चाहूंगा, जो हम लोग बात कर रहे थे कि तो ये बाइफर्केशन क्यों किया गया है कि अगर कमर्शियल पर्पस के लिए आप कोई चीज खरीदते हैं तो कंज्यूमर एक्ट के अंदर फॉल नहीं करता, लेकिन पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तब फॉल करता है, ऐसा क्यों? देखिए, जो अगर बेचने के पर्पज से खरीद रहा है तो ही इज नॉट अ कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स कि जो उसका उपयोग कर रहा है, ही इज अ बिजनेसमैन। अगर वो गिफ्ट करने के पर्पज से खरीद रहा है तो गिफ्ट तो बिल जिसके नाम पे बनेगा वो कंज्यूमर हो जाएगा, गिफ्ट एक अलग चीज हो गई। हाँ। लेकिन अगर वो कमर्शियल में ये आता है कि हम कोई चीज खरीद रहे हैं एंड वी आर मूविंग इट फॉरवर्ड विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट, तो जहाँ इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट होगी वहां पे कमर्शियल पर्पस आता है।
गिफ्ट तो एक आम सी बात है। अगर मैंने मान लीजिए आप ही को गिफ्ट दिया और बिल मैंने अपने नाम पे कटाया, आपके नाम पे कटाया, और कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसके लिए जो है जो भी वारंटी होगी उसके लिए हमें अवेल करना होगा। और अगर हमें जो है कंपनी वारंटी देने से मना करती है तो उसके लिए हमें जो है फिर कंसर्न फोरम को अप्रोच करना होगा, जो भी उसकी पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, लेकिन सर कंसर्न फोरम को हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या रहता है उसका? जी देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने बताया कि 3 फोरम है जी। एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक है स्टेट कमीशन और एक है नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसको अप्रोच करने के 2 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। एक तो है कि जो भी डिस्प्यूट है उसकी पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन क्या है, और दूसरी है कि टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या है। मान लीजिए हमने एक फ्लैट खरीदा और उसकी कीमत 15 लाख थी, और एक फ्लैट है जिसकी कीमत 20 लाख से ऊपर थी जी। तो जो 15 लाख रुपए वाली की कीमत का फ्लैट है उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट फोरम को अप्रोच करना पड़ेगा जी। और जो 20 लाख से ऊपर की कीमत का फ्लैट है उसके लिए हमें स्टेट कमीशन को अप्रोच करना पड़ेगा जी। अब यहाँ पे एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें डिस्ट्रिक्ट फोरम तो अप्रोच करना पड़ेगा। मान लीजिए फ्लैट हमने खरीदा नोएडा में जी। और कंपनी का ऑफिस है दिल्ली में जी। तो वो ये कहते हैं कि भाई हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट फोरम को अप्रोच करें, तो ये होती है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जी। इसको जो है वो डिफाइंड किया गया है सेक्शन 17 में, और ये बताया गया है कि भाई जो कंपनी का जो बिजनेस फॉर वर्क गेन कैरी आउट हो रहा होगा, या जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, या जहां पे मनी की ट्रांजैक्शन होगी, वहां पे टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन बनेगा और हमें उस कंसर्न फोरम को अप्रोच करना पड़ेगा। यानी कि नोएडा में फ्लैट खरीदा गया है और दिल्ली में ऑफिस है तो नोएडा में ही आपको अप्रोच करना होगा। इसमें एक बात और मैं महत्वपूर्ण जोड़ दूं कि लिमिटेशन का जो पीरियड है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लिमिटेशन जो है सेक्शन 24A में डिफाइंड की गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, जिसमें ये बताया गया है कि फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन आपको कंसर्न फोरम को अप्रोच करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए आज दिक्कत आई, हम 5 साल बाद उठ खड़े हुए। अगर वो भी होता है तो उसमें भी एक ये होगा कि कंडोनेशन ऑफ डिले की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है जिसमें हमें कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना होगा फोरम को कि ये जो डिले है वो इंटेंशनली नहीं थी, किसी मजबूरी कारण से ये डिले हुई थी और इस वजह से हम फोरम को विद इन पीरियड अप्रोच नहीं कर पाए। और अगर फोरम सेटिस्फाई होगा तो डिले को कॉन्डोन कर देगा और आपकी जो है ट्रायल शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त छपरा से मोहम्मद बाबुद्दीन हम तक जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक। बाबुद्दीन, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी बताएं। हाँ गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताएं। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे फादर ने एक ही प्लॉट से 3 कट्ठा जमीन लिया था और नेक्स्ट 4 आदमी ने बाकी जो जमीन है 3 कट्ठा नोट रजिस्ट्री कर दिया। और दूसरी बार जब नक्शा नापा गया तो 6 कट्ठा 9 दूर के बजाय 6 कट्ठा 19 दूर हो गया, 10 दूर बढ़ गया। अब उसकी एवज में मैंने पैसा देकर रजिस्ट्री करा दिया, वो लोग मेरे ऊपर केस कर दिया सर जी। अब मैं 2006 से केस कर रहा हूँ, कोई इसकी मतलब विकल्प नहीं निकल रहा है। किन धाराओं में केस आपके ऊपर किया गया है बाबुद्दीन? हाँ जी सर। किन धाराओं में किया गया केस? केस क्या लगाया गया आपके ऊपर? आरोप क्या है आपके ऊपर? मेरे 420, 298 ऐसे 2-3-4 धारे लगे हुए। तो 2006 से आप केस बता रहे हैं कि चल रहा है, तो अब तक सुनवाई हुई? क्या क्या अब तक प्रोसीडिंग हुई है उसमें? सर अभी तक कुछ नहीं। हमारा जो मुद्दे थे, जो हमारे पर केस लागू हुआ था, वही आदमी मतलब कटघरे में खड़ा हुआ, बाकी अभी कुछ नहीं हुआ सर। ठीक है विशाल, क्या उनको सहायता चाहिए? ऐसा है, हालांकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसमें कार्रवाई नहीं हो सकती है। जब भी हम कोई जमीन लेते हैं, किसी से खरीदते हैं, तो सेल डीड बनती है जिसमें प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होता है। मान लीजिए अगर मैंने 100 मीटर की जमीन खरीदी है तो दूसरी पार्टी से वो आएगी हमारे सेल डीड पे कि हमने 100 मीटर की जमीन इनसे खरीदी है। अब अगर वो जमीन 100 मीटर से 106 मीटर हो गई तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए तो हमें आपका देखना पड़ेगा कि आपका जवाब क्या है उसमें, और आपके कागज देखने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर एक डेफिनेट तो ओपिनियन तभी दे सकते हैं हम। फिलहाल ये है कि अगर 100 मीटर से 106 मीटर होती है तो वाकई उसमें प्रश्न चिन्ह उठता है कि कैसे हो गई। जी ठीक है, जो हम लोग बात करें कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में हम लोग अप्रोच करें या फिर स्टेट कमीशन में
अप्रोच करें, लेकिन वहाँ अप्रोच करने के लिए अपनी शिकायत दर्ज वहाँ पर करने के लिए क्या किसी वकील की जरूरत होती है या फिर शिकायत का फॉर्मेट क्या रहता है? जी देखिए, दो तरीके हैं। आप वकील करना चाहते हैं तो वकील भी कर सकते हैं, और आप इन पर्सन जाना चाहते हैं तो इन पर्सन भी जा सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि किसी भी कोर्ट में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी, अगर आप इन पर्सन अपीयर होकर आर्ग्यू करना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं है। हाँ, इन पर्सन फिर फाइलिंग होती है, एक अलग वकील से अलग प्रोसीजर होता है, फॉर्मेट सेम ही होता है। इवन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो ये है कि अगर आप फोरम तक जा नहीं सकते, आप सिर्फ अपनी कंप्लेंट बनाइए और डिस्ट्रिक्ट फोरम को पोस्ट कर दीजिए, उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी वो डिस्ट्रिक्ट फोरम करेगा, या जो भी स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन होगा वो आगे कार्रवाई करेगा। जी ठीक है। एक बात मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि क्या बिल की जरूरत होती है अगर आप कोई भी शिकायत दर्ज कराते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर? जी, बिल की तो बिल्कुल जरूरत होती है। डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रॉपर होने चाहिए, जो हमारा बिल है या वारंटी कार्ड है, अदरवाइज हम प्रूव कैसे करेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट इनसे खरीदा था, इस पे इतनी वारंटी थी, क्या था। तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए उसके लिए, और ओरिजिनल होने चाहिए हमारे। अगर बाई चांस किसी का बिल अगर खो जाता है और लेकिन जो प्रोडक्ट है वो वारंटी पीरियड में है और डेफिशिएंसी सर्विसेज फ्रॉम द एंड ऑफ प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर अगर होती है, तो फिर जो कंज्यूमर है उसके पास क्या ऑप्शन रहता है? जी देखिए, फिर उसके पास वारंटी कार्ड होगा, वारंटी कार्ड दिखा सकते हैं, या जिस दुकान से हमने परचेज किया है उस दुकान से जाके हम डुप्लीकेट बिल ले सकते हैं, क्योंकि दुकानों पे तो डुप्लीकेट बिल बनता है। क्योंकि बिल से तो जैसे मान लीजिए हमारी 2 साल की वारंटी है, अगर हमें ये नहीं पता है कि हमने ये मोबाइल 2017 में खरीदा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 2019 में इसकी वारंटी एक्सपायर हो रही है? तो इसलिए बिल होगा तो हमें ये पता लगेगा कि हमारी डेट ऑफ परचेज क्या थी, और उसके हिसाब से ही जो है, जैसा मैंने लिमिटेशन का बताया, और वारंटी भी उसी तरह से आइडेंटिफाई होगी। जी ठीक है सर। इस वक्त इंदौर से कालू हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। सर अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो हेलो जी। सर, मैं कालू नामदेव बोल रहा। जी बताएं। MP खरगोन से। तो मेरा 529 अपील नंबर है, इंदौर खंड इंदौर न्यायालय में। क्या तो मैं जजमेंट करवाना चाह रहा हूँ न्यायालय से, तो बहुत समय होगा मेरा। करूँ आपकी बात ऐसा पूरी तरह से समझ नहीं पाए। आपका जो केस है बहुत वक्त से पेंडिंग है और आप चाहते हैं उसका जल्द निपटारा हो, क्या ये समस्या है आपकी? जी सर। आपकी बात सर हम लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए, अपनी बात को सही तरीके से रखिए आप। सर 2005 से मेरा केस चल रहा है इंदौर उच्च न्यायालय में। जी। तो डिसीजन करवाना है, मैं वकीलों से भी बात करता हूँ तो कहीं हो जाएगा, नंबर लगेगा क्या? ठीक है सर। किस चीज का केस है आपका? वो किस चीज का केस है? हाँ 302 का केस है। 302 का केस है। चलिए ठीक है। विशाल, क्या सहायता हो सकती है काफी लंबे वक्त से अगर पेंडिंग है केस? जी देखिए, ऐसा है, एक तो ये कारण पहले देखना पड़ेगा कि क्या कारण है जो इनका मैटर बोर्ड पे नहीं आ पा रहा है। क्योंकि जनरली प्रोविजन ये होता है कि जब अपील फाइल होती है, ये अपील में हाई कोर्ट में गए हैं, तो निश्चित ही बात है कि ट्रायल कोर्ट से इनके पक्ष में या विपक्ष में जजमेंट हुआ होगा, और यही शायद अगर अपील में गए हैं और अगर 302 है तो इनके विपक्ष में ही हुआ होगा, तभी ये अपील में गए हैं। जी। तो उसमें अपील जब एडमिट हो जाती है, मान लीजिए 2016 में अपील एडमिट हो गई, तो 1-2 साल का पीरियड होता है कि कोई हर साल अपीलें एडमिट होती हैं, उसके हिसाब से आता है। और अगर मान लीजिए वो पीरियड भी इनका चला गया है, तो एक प्रोविजन है एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग। जी। उसमें हमें ये एप्लीकेशन लगानी होगी कोर्ट के सामने। एक मिसलिनियस एप्लीकेशन होती है जो कि उसी केस में लगेगी, और कोर्ट को हम ये बताएंगे कि भाई ये इतने साल से, मान लीजिए 10 साल से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है और अनिश्चित कारणों की वजह से ये बोर्ड पे नहीं आ पा रहा है, तो कृपया करके, क्योंकि इसके ना आने से मुझे ये नुकसान है कि मेरे ऊपर ये मान लीजिए 302 का केस लगा हुआ है, या अगर किसी व्यक्ति को सजा है और मान लीजिए उसे बेल भी है हाई कोर्ट से, फिर भी एक मानसिक रूप से तो परेशानी रहती ही है। तो एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग अपने वकील साहब से कहिए कि वो लगाएं और कोर्ट को अप्रोच करें, और उसके बाद मेरिट्स के ऊपर कोर्ट जो होगी कंसर्न, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो डिसाइड करेगी कि इसे सुनना चाहिए जल्दी या नहीं सुनना। नामदेव, उम्मीद करता हूँ बेहतर सहायता आपको मिली है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी हम इस बारे में देने के लिए, और बेहतर जो समस्या थी दर्शकों की उस बारे में उनको बेहतर सहायता देने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर रूप से सही समय पर बेहतर न्याय मिले। उसके लिए हर संभव सहायता हमारी तरफ से आपकी जरूर की जाएगी। नमस्कार।